रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं, उसी रूटीन के साथ कि वीक के फ़र्स्ट 3 डेज़ सेकंड ईयर और वीक के नेक्स्ट 3 डेज़ जो हैं वो फर्स्ट ईयर के लेक्चर। तो आज हमारा जो फर्स्ट ईयर का लेक्चर है वो होगा, लास्ट टाइम हमने बायोलॉजिकल मेथड जो है वो पढ़ा था फर्स्ट ईयर का, तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमने बायोलॉजी की सर्विसेज पढ़नी है कि बायोलॉजी ने क्या क्या खिदमात सरअंजाम दी हैं। बहुत सी सर्विसेज हैं जो आपके सिलेबस में हैं, फूड प्रोडक्शन, डिज़ीज़ कंट्रोल, कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसी तरह हम हर चीज़ को लहदा पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ना है सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन। मैं आपका टीचर, आपका होस्ट इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर अप कर सकें। तो सबसे पहले है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। फूड प्रोडक्शन में कैसे बायोलॉजी ने हमारी हेल्प की है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है कि सिलेक्टिव का मतलब चीज़ों को सिलेक्ट करना। ब्रीडिंग का मतलब तो होता है ना ब्रीडिंग करवाना, रिप्रोडक्शन करवा के नस्ल बढ़ाना। लेकिन सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कुछ चुनिंदा, कुछ हमारी मर्ज़ी की सिलेक्ट की हुई चीज़ों को, सिलेक्ट किए हुए जानदारों को आपस में नस्ल कशी करवाना, आपस में ब्रीडिंग करवाना। ज़ाहिर है हम कोई जानवर, कोई पौधा क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें कोई हमारी मर्ज़ी की खसूसियत होगी। तो प्लांट्स and animal breeders have developed new better varieties of wheat, corn, rice, chicken, cow and sheep के ब्रीडर कहते हैं जो ये अमल करते हैं, जो लोग ये इस फील्ड में काम करते हैं उसे ब्रीडर कहते हैं। तो प्लांट और एनिमल ब्रीडर ने नई वैरायटीज़ बनाई हैं, गंदम की, चावल की, मकई की, चिकन की, काऊ की, शीप की, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए, जो मेंडल ने कवानीन बताए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि हमें पता है कि हम इन नस्लों की आपस में ब्रीडिंग करवाएंगे तो हमारी मर्ज़ी का ही जानदार प्रोड्यूस होगा। एक पौधा है, उससे हमें बेटर यील्ड मिल रही है, अच्छी पैदावार मिल रही है, हम उसी जैसे पौधों की नस्ल बढ़ाएं। एक गाय है, उससे हमें अच्छा दूध मिल रहा है, मिकदार भी ज़्यादा है, तो हम उस गाय का किसी अपनी मर्ज़ी के जानदार से क्रॉस करवा के अपनी मर्ज़ी की गाय प्रोड्यूस करें। तो ये है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एक तो होता है रैंडम ब्रीडिंग, कोई भी किसी के साथ क्रॉस करके कि मुख्तलिफ़ किस्म की नस्ल पैदा होती रहती है। लेकिन सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है अपनी मर्ज़ी की अच्छे किस्म के पौधे, अच्छी किस्म के जानवर सेलेक्ट करके उन्हीं की ब्रीडिंग करवाना, कि जिससे हमें फ़ायदा भी हो सके। जैसे उन्होंने मिसाल दी है कि जो पोल्ट्री ब्रीडर्स होते हैं उन्होंने ब्रॉयलर जो हैं वो डेवलप किए हैं, इससे हमें वाइट मीट मिलता है, सस्ता भी और तेज़ी से मिलता है, कि भाई थोड़ी सी देर में वो नस्ल बढ़ा लेते हैं। तो ये भी तो एक ब्रीडिंग की ही, वो भी एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग ही है कि एक नस्ल सेलेक्ट करके उसी की ब्रीडिंग करवा के उसी की नस्ल आगे बढ़ाते जाना। तो एक तो बायोलॉजी की सर्विसेज ये हैं हमारे लिए कि उसने फूड प्रोडक्शन में हमारी इस तरह से हेल्प की है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए हम अपनी मर्ज़ी की, अपनी खसूसियात वाले जानदारों की नस्ल बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा जो बायोलॉजी ने हमारे लिए अहम रोल प्ले किया वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम क्या करते हैं, जीन्स निकालते हैं किसी जानदार में से, उसको किसी दूसरे जानदार में डाल देते हैं। जीन्स फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस, मतलब कोई फ़र्ज़ करें कोई जीन है जो बीमारी की रोकथाम के लिए है या किसी और खसूसियत के लिए है, हम उसको जानदारों के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे जानदारों को कहते हैं हम ट्रांसजीनिक। ऐसा जानदार जिसमें कोई एक्स्ट्रा जीन डाला गया हो, किसी दूसरे जानदार का जीन उसमें डाल दिया गया हो। जैसे हम बैक्टीरिया में कोई दूसरे
पौधों का जीन डाल दें, या पौधों में बैक्टीरिया का जीन डाल दें, या जानवरों में पौधों का जीन डाल दें, या पौधों में जानवरों का जीन डाल दें, या जानवर की एक किस्म का जीन दूसरी किस्म के जानवर में डाल दें, तो ये ट्रांसजीनिक हम बना रहे हैं कि हमने उस जानदार के जीन ही बदल दिया, उसमें कोई नया जीन डाल दिया। उसमें हमारा मकसद क्या है? हम वो खसूसियत उस जानदार में लाना चाहते हैं जो जीन हमने उसमें डाला। हम क्या कर सकते हैं जीन डाल के? वी कैन प्रोड्यूस हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स। हम पौधों की ऐसी वैरायटीज़ बना सकते हैं जो ज़्यादा पैदावार दें। ज़्यादा पैदावार देने वाले जीन्स हम उनमें डालेंगे तो उनसे ज़्यादा पैदावार बनेगी। एक फसल है हमारी, उससे बहुत अच्छी पैदावार हासिल होती, हम उस फसल में से, उन पौधों में से जीन्स निकाल लेंगे, और एक दूसरी फसल है जिसकी पैदावार कम है, हम वो जीन्स उस फसल में डाल देंगे। उन पौधों से जो नए पौधे बनेंगे फिर उनकी पैदावार अच्छी होगी। हम फूड क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। हम पौधों के अंदर अब मर्जी का अपने मतलब फ़र्ज़ करें लिपिड्स हैं पौधे के अंदर बन रहे, हम अपनी मर्ज़ी के लिपिड्स पैदा करवा सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के कार्बोहाइड्रेट्स पैदा करवा सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी की प्रोटीन्स पैदा करवा सकते हैं। इसका मतलब हम फूड क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। हम ये भी कर रहे हैं, वी कैन इम्प्रूव एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, कि हमारे पास जो मौजूदा वैरायटीज़ हैं हम उनको भी बेहतर कर रहे हैं। एंड वी कैन आल्सो प्रोड्यूस न्यू एंड बेटर वैरायटीज़, और हम नई नस्लें, नई वैरायटीज़ भी पैदा कर रहे हैं। बायोलॉजी में हमेशा जो है वो हमारी इस फील्ड में हेल्प की है कि हम वैरायटीज़ को इम्प्रूव भी करें और नई नई वैरायटीज़ भी बना रहे हैं। एक तो है ना सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी एक ही किस्म के पौधे का उसी किस्म के साथ ही क्रॉस, वो क्रॉस ब्रीडिंग भी करा रहे हैं कि एक मुख्तलिफ़ किस्म का पौधा लेकर उसका किसी और किस्म के पौधे के साथ क्रॉस करवा के एक नई किस्म का पौधा बना लिया। कि दो मुख्तलिफ़ पौधे थे मुख्तलिफ़ किस्म के, उनमें दो मुख्तलिफ़ खसूसियात थी, जो उनसे तीसरा पौधा बनाया गया उसमें वो दोनों खसूसियात हैं। तो हम पौधों की वैरायटीज़ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी नई वैरायटीज़। अब एक जानदार है, उसमें हमारी मर्ज़ी की खसूसियात हैं, हमने उसमें जीन डाल दिया या हमने उसमें कोई खसूसियत पैदा करवा ली, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करवा ली, उसकी पैदावार बढ़ा रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि उस जैसे और भी यानी अब जैसे मिसाल है, आगे एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चरिंग भी हम करते हैं कि ये देखें, ये नीचे ये एक भेड़ है जिसका फेस ब्लैक है, ठीक है, और ये एक भेड़ है जिसका फेस वाइट है। हमें ये वाइट फेस वाली शीप चाहिए ज़्यादा। हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लैक फेस शीप है इसमें से एग लिया, उसके एग में से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, डोनर एग रिमूव न्यूक्लियस। अब इसका न्यूक्लियस रिमूव करके ये है वो वाला एग जिसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, और वो वाइट कलर की हमने शीप ली, वाइट फेस वाली शीप ली, उसके जिस्म का एक सेल लिया, वाइट फेस वाली शीप के जिस्म का सेल लेकर उसको ब्लैक फेस शीप के जो एग था जिसका न्यूक्लियस ख़त्म कर दिया था उसके साथ उसको फ्यूज़ कर दिया। यानी ये वाला एग है, ये वाला सेल है वाइट फेस वाली। अब दोनों के एग को फ्यूज़ कर दिया किसी तरह। अब ये हमारे पास एक ऐसा सेल बन गया जो एग तो है और इसमें वो सेल भी है डोनर, ये वाइट फेस वाले भेड़ का सेल है उसमें, ठीक है। अब इस एग के अंदर डिवीजन होगी, एम्ब्रियो बनेगा। इस एम्ब्रियो को हम दोबारा से उसी ब्लैक फेस वाली भेड़ में डाल देंगे जिसमें से पहले एग निकाला था और उसका न्यूक्लियस ज़ाया कर दिया। इस ब्लैक फेस वाली भेड़ के अंदर देखें, ये एक बेबी भेड़ पैदा हुआ है, ये वाइट फेस वाला है, ये हमारी मर्ज़ी का है। तो ये क्लोनिंग होगी कि हमने अपनी मर्ज़ी के वाइट फेस वाली शीप पैदा करनी थी, तो हमने उसके जिस्म का सेल लेकर उसको उसी से हमने एक वाइट फेस वाली और पैदा कर ली। तो ये भी बायोलॉजी की हमारे लिए सर्विस है कि हम अपनी मर्ज़ी के जानदारों की नस्ल बढ़ा सकते हैं। इधर पौधों के अंदर भी ऐसा हम कर सकते हैं। पौधों के लिए हम करते हैं टिश्यू कल्चरिंग। पौधे के जिस्म का कोई टिश्यू लेकर, जैसे इन्होंने मिसाल दी, यहाँ पे हमने उसके लीफ के साथ छोटा शाख कर यहाँ से थोड़े से सेल या टिश्यू रिमूव कर लिया। उस टिश्यू को हम एक पैटी डिश के अंदर डालते हैं जिसमें
न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स, ऑक्सीजन वगैरह डाले गए। उन सेल्स से, उन टिश्यू से नए पौधे बनना शुरू हो जाते हैं उसी पैटी डिश में। उन नए पौधों को हम निकाल के मिट्टी में लगा देते हैं। मिट्टी के अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होते हैं। वो सारे पौधे जितने भी बनेंगे ना, वो सारे उस पौधे जैसे ही होंगे जिस पौधे का हमने टिश्यू रिमूव किया था। तो ये टिश्यू कल्चरिंग के ज़रिए हम पौधों के अंदर कॉपियाँ बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं। एग के ज़रिए हम एनिमल्स में कॉपियाँ बनाते हैं। कॉपियाँ बनाने का मकसद क्या है? आम ज़िंदगी में हम किसी पेज की फ़ोटोकॉपी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम चाहते हैं कि वो ज़ाया ना हो, ओरिजिनल सेव रहे, या उसकी कॉपियाँ भी हों, तो कॉपियाँ हम इस्तेमाल करते रहते हैं। यहाँ पे भी हमारा मकसद यही है ना कि एक पौधा है उस जिसमें हमारी मर्ज़ी की खसूसियात हैं, हम उस पौधे जैसे हज़ारों और पैदा कर लें। एक जानवर है जिसमें हमारी मर्ज़ी की खसूसियात हैं, जैसे ये वाइट फेस वाली भेड़ है, हम चाहते हैं जैसी मेरे पास सैकड़ों हो तो मैं क्लोनिंग करके इन जैसी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ये भी बायोलॉजी की सर्विस है कि उसने हमारे लिए कैसे तरीके ईजाद किए हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के जानवर, अपनी मर्ज़ी के पौधे भी पैदा कर सकते हैं जिनमें हमारी मर्ज़ी की खसूसी। पहले हम उन पौधों में जीन्स डालेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए अपनी मर्ज़ी की खसूसियत लाएंगे, फिर हम क्लोनिंग के ज़रिए और टिश्यू कल्चरिंग के ज़रिए उनकी नस्ल भी बढ़ा सकते हैं। फिर बायोलॉजी ने एक और हमारी हेल्प की है कि कुछ पौधों के ऊपर जो फंजाई अटैक कर जाते हैं, पौधों को बीमारियां होती हैं फंगस से, रस्ट और स्मट वगैरह, कुछ कीड़े मकोड़े पौधों पे अटैक करते हैं जिन्हें हम पेस्ट कहते हैं। उनसे क्या होता है, प्लांट्स कमज़ोर हो जाते हैं, प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो पैथोजेनिक फंजाई यानी जो बीमारी फैलाने वाले फंजाई हैं या प्लांट के जो पेस्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े जो पौधों पे अटैक करते हैं, वीकन दी प्लांट्स, पौधों को कमज़ोर कर देते हैं। उनको हम केमिकल्स के ज़रिए, दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। फंगस को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं फंजीसाइड्स, और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स या मेडिसिन होती हैं उन्हें हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। दीज केमिकल्स किल दी फंजाई एंड पेस्ट। ये जो केमिकल्स हैं ये फंजाई को किल करते हैं, पेस्ट को किल करते हैं। सो हेल्प इन इम्प्रूविंग यील्ड ऑफ। ज़ाहिर है जब फंजाई किल हो जाएंगे या कीड़े मकोड़े किल हो जाएंगे तो हमारी फसल पे कोई अटैक नहीं करेगा, तो हमारी फसल की ऑटोमेटिकली यील्ड जो है, पैदावार जो है बढ़ जाएगी। पर ये जो केमिकल्स हैं ज़ाहिर है ये किल कर रहे हैं किसी चीज़ को, कीड़े मकोड़ों को मार रहे हैं या फंगस को मार रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये जहरीले होते हैं। तो दीज केमिकल्स पोज टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम। तो इनसे हमें टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम है कि ज़ाहिर है ये हमारी फसल के ऊपर हमने इनको छिड़काया था, स्प्रे किया था, तो हमारी फसल जो है उसमें फ़र्ज़ करें हमारे कोई फूड मटेरियल है, कोई सब्ज़ियाँ हमने, वो सब्ज़ी है कोई हमारी, वो पालक है, वो चाहे वो गोभी है, चाहे वो बैंगन है, चाहे वो गंदम है, चावल है, मकई है, तो ज़ाहिर है उनको हमने पेस्टिसाइड का हमने स्प्रे किया, तो उन केमिकल्स वो हमारी खुराक में भी शामिल हो सकते हैं। वो अगर एवेपोरेट होंगे तो वो हमारी हवा में भी शामिल हो सकते हैं। वो अगर सॉइल में जाएंगे, सॉइल के साथ पानी है, वो पानी को भी लूदा करेंगे, सॉइल को भी लूदा करेंगे। तो यानी कि ये जो पेस्टिसाइड से हमें फ़ायदा तो होता है, फंजीसाइड से हमें फ़ायदा तो होता है कि फंगस किल होती है, पेस्ट किल होते हैं, लेकिन इससे हमें नुकसान भी होता है कि ये टॉक्सिक होते हैं। तो टॉक्सिक होने की वजह से फिर ये हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह। पर ज़ाहिर है चाहे नुकसानदेह हैं, पर हम उन प्रिकॉशंस को इस्तेमाल करते हुए, ज़ाहिर है हर लेवल पे इनका इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बायोलॉजी ने एक नई टेक्निक भी ईजाद की है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। कि यानी हम केमिकल्स के ज़रिए तो किल करते ही हैं पेस्ट को, फंगस को, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज़म के ज़रिए भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म को किल कर सकते हैं। पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के ज़रिए पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है या तो उसके साथ मुकाबला करेगा और बाद में उसको खा भी लेता है। जैसे उन्होंने ये नीचे तस्वीर में दिखाया है, ये जो ब्लैक कलर में ये एफिड है, ये जो हमारे वालनट ट्री है उस पर अटैक करता है, और ये पीछे ये वेस्प है। ये वेस्प हम ये एफिड को किल करने के लिए इस्तेमाल करें। ये वेस्प जो है ना इसका पैरासाइट है, ये वेस्प इसको किल कर देता है और हमारा वालनट जो ट्री है वो इन चीज़ों से
प्रोटेक्ट हो जाता है। An aphid that attacks walnut tree is controlled by a wasp that parasitizes the aphid। यानी एक एफिड जो वालनट ट्री पे अटैक करता है उसको हम वेस्प के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें हैं कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इवन कि हम बैक्टीरिया भी इस्तेमाल करते हैं किसी पेस्ट को मारने के लिए। बैक्टीरिया भी पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब पौधे की कोई भी बीमारी है, चाहे वो तबाही फैलाने वाली, डिज़ास्टरस है, डेंजरस है, या कोई भी कॉमन बीमारी है, उसका हमने कोई इलाज ढूंढना है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर डिज़ास्टरस डिजीज़ और ऑल द कॉमन डिजीज़ ऑफ द प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ऑल द रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। यानी फ़र्ज़ करें कोई बीमारी है, हमने उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी रेलिवेंट या मुनासिब तरीक़ाकार हैं हम सारे इस्तेमाल करेंगे। क्या करना है, हमारा मकसद क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को बेहतर तरीके से कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। जब हम सारे मेथड्स अप्लाई कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे नॉलेज में ये चीज़ आ जाएगी कि किस मेथड के ज़रिए बेहतरीन नतीजे आएँ, फिर हम नेक्स्ट टाइम उसी मेथड को ज़्यादा अप्लाई करेंगे। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, के मतलब कि जितने भी रेलिवेंट पॉसिबल अप्रोप्रिएट मेथड्स हैं सबको अप्लाई किया, ये फाइंड आउट करने के लिए कि बेस्ट मेथड कौन सा था, इफ़ेक्टिव मेथड कौन सा था। इस किस्म के अप्रोच को सच एन अप्रोच इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में हम ये, चाहे प्लांट की डिज़ीज़ हो, चाहे वो एनिमल डिज़ीज़ हो, चाहे कोई ह्यूमन डिज़ीज़ हो, हम करते ऐसे ही हैं कि कोई भी मेथड है हमारे पास अवेलेबल, हम अप्लाई करते हैं और एट दी एंड हमारा ये नतीजा निकलता है कि ये फ़लाँ मेथड जो है इससे बेस्ट नतीजे निकले, तो हम नेक्स्ट टाइम फिर उसी मेथड के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर है ये जो बेसिकली आजकल जो कोरोना वायरस पेंडेमिक कोविड-19 है, इसके ऊपर भी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के तहत ही शुरू में काम हो रहा होगा ना। जितने भी मेथड्स हैं सारे अप्लाई किए उन्होंने, फिर कुछ मेथड्स जो हैं वो रिलायबल थे, कुछ मेथड से फ़ायदा हुआ, कुछ मेथड से फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो प्लाज्मा थेरेपी करते हैं कि जी वो जो पेशेंट जो है रिकवर हो जाते हैं उसका प्लाज्मा लेकर उसको नए पेशेंट्स में डालते हैं, फिर उनमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये IDM ही है सारा, कि जब हमारे पास कोई डिज़ीज़ है हम उसको ख़त्म करने के जितने भी मेथड्स हैं सारे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और एट दी एंड जब हमें बेस्ट कोई पॉसिबल मेथड मिल जाता है फिर हम उस मेथड पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। नेक्स्ट जो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। बायोलॉजी ने आपको एक, अगर आपके पास सॉइल अवेलेबल नहीं है, हम वाटर के अंदर, पानी के अंदर भी पौधों को ग्रो करवा सकते हैं सॉइल्स के बगैर। ये एक फील्ड है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। सॉइल्स के बगैर हम पौधों को ग्रो करवा सकते हैं। कैसे ग्रो करवाते हैं? प्लांट्स आर ग्रोन इन अ वाटर मीडियम। प्लांट्स को एक वाटर मीडियम में ग्रो करवाते हैं, टू विच न्यूट्रिएंट्स आर एडिड इन अ प्रिसाइज क्वांटिटी। उस पानी में हमने न्यूट्रिएंट्स एडिड किए हैं। उस पानी, वो पानी जो है ना एरेटेड भी होता है, उसमें थोड़ी एयर भी होती है। ज़ाहिर है जड़ें हैं, पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन भी चाहिए, तो पानी एरेटेड होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी एडिड किए जाते हैं। वही न्यूट्रिएंट जो उसको सॉइल में से मिलने थे, हमने उसी मिकदार में, उसी मुनासिब मिकदार में हमने पानी में ऐड कर दिए, उसमें थोड़ी एयर भी शामिल कर दी। अब वो पानी ही सॉइल जैसा लगेगा। ये हालांकि वो सॉइल तो नहीं है, लेकिन जैसे न्यूट्रिएंट सॉइल में मौजूद होते हैं उसी तरह हमने पानी के अंदर वो न्यूट्रिएंट डाल दिए। अब उस पौधे को हम लैब के अंदर, पानी के अंदर, लिक्विड मीडियम में भी ग्रो करवा सकते हैं। दिस मेथड इज़ आल्सो यूज़फुल इन फाइंडिंग द एसेंशियल नेचर ऑफ अ न्यूट्रिएंट। इस मेथड से हमें किसी न्यूट्रिएंट की एसेंशियलिटी, एफिशिएंसी या कह लें इफ़ेक्टिविटी का भी पता चलता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, कौन सा नहीं ज़रूरी। इस मेथड से हमें ये भी पता चलता है। ज़ाहिर है हमने जब सारे न्यूट्रिएंट डाल दिए, फ़र्ज़ करें हम देखना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो पौधे की ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है।
हम सारे न्यूट्रिएंट्स डाले, उसमें नाइट्रोजन नहीं डाली पानी के अंदर। अब वहाँ पे प्लांट ग्रो करवाएंगे, अगर नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है तो फिर वो पौधा जो ग्रो करेगा उसमें हमें कोई खामियां नज़र आएंगी, और अगर वो नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ के लिए नहीं ज़रूरी तो उसमें कोई खामियां नहीं नज़र आएंगी और पौधा नॉर्मली ग्रो करेगा। लेकिन चूँकि नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो प्रोटीन्स में पाया जाता है, वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से पत्ते पीले पड़ने लग जाएंगे, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा नाइट्रोजन ज़रूरी है। इस तरह हम मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की कमी बेशी करके हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट इसेंशियल है, कौन सा नहीं है। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी टेक्निक है। इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ये भी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। ज़ाहिर है वहाँ सॉइल तो नहीं मिलेगी खला में, तो वहाँ पे वो वेजिटेबल ग्रो करवाना चाह रहे होंगे, तो वहाँ पे फिर वो वाटर मीडियम में ही न्यूट्रिएंट्स ऐड करके वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी एक बायोलॉजी के एक हमारे लिए एक अहम सर्विस है कि हम सॉइल ना होने के बावजूद भी वहाँ पे पानी के अंदर ही वेजिटेबल, पानी के अंदर ही प्लांट्स अपनी मर्ज़ी के ग्रो करवा सकते हैं लैब्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो पास्चराइजेशन है। पास्चराइजेशन ये जो हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिसे हम लुइस पास्चर के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये टेक्निक ईजाद की थी। मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि लंबे टाइम तक हम खुराक को महफूज कर सकते हैं, बल्कि हम लंबे लंबे फासलों तक उनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारी खुराक की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती। हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं कि हम खुराक को प्रिजर्व कर सकते हैं, कि काफ़ी देर तक उसको स्टोर करके रखा जा सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये जो है लुइस पास्चर ने टेक्निक ईजाद की थी, पास्चराइजेशन, ख़ास तौर पे मिल्क या मिल्क से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। इसमें होता क्या है, बेसिकली हम जो है ना मिल्क जो है जिसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है या काफ़ी देर तक सेव करना है, पहले उसको गर्म किया जाता है बहुत ज़्यादा। गर्म करने से क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनके जो एंजाइम्स वगैरह हैं, वो एंजाइम्स जो है ना डीनेचर हो जाते हैं, बैक्टीरिया की फंक्शनिंग रुक जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। फिर हम उसको ठंडा भी करते हैं, मिल्क को ठंडा करने से भी क्या होता है, अभी भी वो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी होती है, उसके एंजाइम्स या फंक्शन नहीं कर रहे होते। फिर हम दूध को निकाल के डिब्बों में पैक करके जहाँ मर्ज़ी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पास्चराइजेशन में मिल्क या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेव किया जाता है। यानी ये तो पास्चराइजेशन से मिल्क या मिल्क से रिलेटेड है, यानी हम अपनी खुराक कोई भी हो, हमारे पास फूड मटेरियल कोई भी हो हमारी खुराक का, हम उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके लिए भी टेक्निक्स हैं। तो फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प की है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हम सॉइल के बगैर भी पानी में भी पौधों को ग्रो करवा सकते हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के ज़रिए हम बीमारियों का हल तलाश करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए हम अपने पौधों के जो पेस्ट वगैरह हैं उनको, फंगस वगैरह को किल करते हैं। हमारे पास दवाइयाँ भी हैं जो पेस्ट के लिए हैं, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स हैं। हम अपनी मर्ज़ी के पौधे, जानवरों की कॉपियाँ भी तैयार कर सकते हैं क्लोनिंग के ज़रिए। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जानदारों में अपनी मर्ज़ी के जीन्स डाल सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी की खसूसियात पैदा करवा सकते हैं। हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के जानदारों का क्रॉस करवा के, ब्रीडिंग करवा के उनकी नस्ल बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो थी ना बायोलॉजी की, ये फूड प्रोडक्शन के जो फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी ने जो जो खिदमात अंजाम दी, और भी बहुत सी खिदमात हैं। ये तो चंद एक आपको बताइए, आपके सिलेबस के मुताबिक आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी ने डिज़ीज़ कंट्रोल के अंदर क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था, इसको गौर से पढ़ें, इसको समझें। कोई भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ, कमेंट्स करें, या फिर मेरी जो पेज है फेसबुक, जो यूट्यूब चैनल है उसके एंड पे मेरा फेसबुक जो है वो आईडी भी है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन को ख़त्म करूँगा। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।